एवरीबॉडी, मैं हूं वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। अब बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी 2 डिवीज़न में है, अभी इनका तीसरा डिवीज़न भी आया है। पहला डिवीज़न है AI एसिटिल इंटरमीडिएट, दूसरा डिवीज़न है SI स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, और तीसरा डिवीज़न जिसमें ये लोग अभी एंटर होने वाले हैं, कैपेक्स चल रहा है वहाँ पे, वो है फ्लोरोकेमिकल्स। ब्रॉड इसमें मैं अगर आपको बताऊं कि इनके प्रोडक्ट्स कहाँ यूज़ होते हैं, सो बेसिकली आपका फार्मास्यूटिकल्स हो गया, एग्रोकेमिकल्स हो गया, और पैकिंग जो अपने फ्लेक्सिबल पैकिंग, अगर आपने सुना होगा, फ्लेक्सिबल पैकिंग मतलब क्या, कुरकुरे का पैकिंग हो गया, आपके शैम्पूज़ का पैकिंग हो गया, राइट। सो दैट आर फ्लेक्सिबल पैकिंग्स, ओके। सो ऐसे केस में वहाँ पर जो भी वो पैकेज बनाने के लिए या वो प्रिंटिंग आ जाता है उसमें, सो वहाँ पर जो भी केमिकल्स, बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स के बिना वो पैकिंग बन ही नहीं सकती, आप ऐसा समझ लो। सो इन नट शेल, ज़्यादा केमिकल्स में हम जाएंगे नहीं। इन नट शेल अगर आप देखोगे तो फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, फ्लेक्सिबल पैकिंग, यहाँ पर बेसिकली इनके ये केमिकल्स यूज़ होते हैं। अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि बेसिकली इनके कौन से केमिकल्स हैं और उनमें कितने प्रोडक्ट्स हैं इनके। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं AI दैट इज़ एसिटिल इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट इनके 13 प्रोडक्ट्स के आसपास हैं। AI के अंडर बेसिकली इनका मेजर प्रोडक्ट जो है दैट इज़ ETAC एथाइल एसीटेट। इन्होंने एक हाल ही में एक कंपनी को एक्वायर किया, येलोस्टोन नाम की। तो उस एक्विजिशन के बाद ये लोग काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर बन गए हैं ETAC के। अब जुबिलेंट इंग्रेविया जो कंपनी है वो भी ETAC बनाती है, और बेसिकली AI जो है इनका सेगमेंट, AI सेगमेंट में जुबिलेंट इंग्रेविया भी है। सो यहाँ पर ये लोग, अगर मैं ETAC की बात करूँ जो AI के अंडर इनका प्रोडक्ट है, बेसिकली वहाँ पे ये लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। सेम गोज़ विद जुबिलेंट इंग्रेविया। अब यहाँ पर ETAC अगेन सेम फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल्स, आपका पेंट, इंक, यहाँ पर बेसिकली ये केमिकल्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये लोग बेसिकली एथेनॉल और एथेनॉल डेरिवेटिव्स भी बेचते हैं। बेसिकली जो एथेनॉल डेरिवेटिव्स हैं, तो आपने अगर सुना होगा कि गवर्नमेंट का चल रहा है कि बाई 2030 जो फ्यूल है उसमें 20% ब्लेंडिंग की जाएगी एथेनॉल डेरिवेटिव्स के थ्रू। सो बेसिकली आपके फ्यूल में एथेनॉल डेरिवेटिव्स ब्लेंड किया जाएगा। सो वो जो एथेनॉल डेरिवेटिव्स है वो भी ये लोग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेचते हैं और एथेनॉल भी बेचते हैं। सो बेसिकली अगर मैं ETAC की बात करूं, एथाइल एसीटेट, सो इसमें आपका जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ एसिटिक एसिड और आपका एथेनॉल, ओके। इंडिया इज़ द नेट इम्पोर्टर ऑफ एसिटिक एसिड एंड एथेनॉल, लेकिन ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट एथेनॉल 20% ऑफ एथेनॉल ये खुद बनाती है और एसिटिक एसिड ये लोग इंपोर्ट करते हैं। चाइना अगर आप देखोगे इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एसिटिक एसिड, इसीलिए AI जो आपका जो ये ETAC है बेसिकली ये चाइना भी बहुत प्रोड्यूस करता है, क्योंकि एसिटिक एसिड वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ETAC को बनाने के लिए क्या लगता है, एसिटिक एसिड लगता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। बेसिकली यहाँ पर जो इनका मार्केट शेयर है, अगर मैं ETAC की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मोर देन 1/3 ऑफ शेयर इनके पास है। अब ये जो ETAC है बेसिकली जो आपके दूसरे सॉल्वेंट्स है उसको रिप्लेस कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता है एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। जो दूसरे सॉल्वेंट्स हैं जो पहले यूज़ होते थे उसको रिप्लेस कर रहा है ये ETAC। एक ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ ये हो गई कि जो अगर आप CAGR ग्लोबल ग्रोथ देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.5% CAGR ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं ETAC मार्केट से। सेकेंड चीज़ ये हो जाती है कि इनका जो AI बिजनेस है दैट इज़ एसिटाइल इंटरमीडिएट, इसके अंडर जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं ये प्रोडक्ट्स हाई मार्जिन प्रोडक्ट नहीं है, सिंगल डिजिट मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये हाई ROCE बिजनेस है। मतलब यहाँ पर ज़्यादा आपको कैपिटल लगता नहीं है। एटलीस्ट लक्ष्मी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कैश जनरेटिंग बिजनेस है, ये कैश जनरेटिंग सेगमेंट है ये, और यहाँ पर ज़्यादा कैपिटल आपको नहीं लगता है। ऐसे केस में जो AI बिजनेस है वहाँ पर ROCE ज़्यादा है, क्योंकि इनको कॉस्ट सिनर्जी भी मिल जाती है, लेकिन ये हाई मार्जिन सेगमेंट नहीं है। हाई मार्जिन सेगमेंट इनका बेसिकली जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है वो, और जो फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है वो एक हाई मार्जिन सेगमेंट है। अब हम इनके स्पेशलिटी इंटरमीडिएट की तरफ चलते हैं। बेसिकली स्पेशलिटी इंटरमीडिएट
एक थोड़ा हाई मार्जिन सेगमेंट होता है, लेकिन ये मीडियम ROCE सेगमेंट है। जैसे हमने AI में देखा था कि वो हाई ROCE सेगमेंट था, लो मार्जिन सेगमेंट था, लेकिन यहाँ पर हाई मार्जिन सेगमेंट एंड लो ROCE सेगमेंट। नाउ यहाँ पर जो इनका स्पेशलिटी इंटरमीडिएट का सेगमेंट है, यहाँ पे ये लोग बेसिकली डिकेटिन डेरिवेटिव्स बनाते हैं। ओके, केटिन एंड डिकेटिंग डेरिवेटिव्स बनाते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं इनके प्रोडक्ट्स की बात करूँ, सो आप ईस्टर्स, एसिटिक एनहाइड्राइड, एमाइड्स एंड एरिलाइड्स, ये सारे बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन हम इधर यहाँ पर जो डिकेटिन डेरिवेटिव्स हैं, ये थोड़े टेक्नोलॉजी ड्रिवन होते हैं, हजार्डस होते हैं, मतलब इसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो ऐसे केस में जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो उनको ये एक्सपेक्टेड होता है कि जो डिकेटिन डेरिवेटिव्स हैं वो हमें लोकली मिले, राइट। सो ऐसे केस में यहाँ पर अगर आप इनका मार्केट शेयर देखोगे, दैट इज़ 55% ऑफ मार्केट शेयर। अब यहाँ पर क्या होता था ना कि काफ़ी सालों से यही एक कंपनी थी, एक तरह से मोनोपोली बिजनेस था इसका, कि यही एक कंपनी थी जो डिकेटिंग डेरिवेटिव्स बनाती थी। अभी जुबलिएंट इंग्रीविया भी डिकेटिंग डेरिवेटिव्स में आ रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा कि डिकेटिंग थोड़ा हजार्डस प्रोडक्ट होता है, तो ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी वहाँ पे दिक्कत आती है, तो कंपनीज़ ये प्रेफर करती हैं कि हमें लोकल मैन्युफैक्चरर्स मिले डिकेटिंग डेरिवेटिव्स का। तो यहाँ से इनको काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस आता है। और SI में बेसिकली जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है, इस बार ही आप देखोगे कि इस क्वार्टर में भी जो Q1 के रिजल्ट्स थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। तो इनका एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया है। SI सेगमेंट में जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है, वहाँ पे इनका एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गया है और ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ को ये एक्सपोर्ट करते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड, अच्छा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी है। और यहाँ पर अगर आप इनके एप्लीकेशंस देखोगे, अगेन फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स हो गया, आपका फ्लेवर एंड फ्रेगनेंस इंडस्ट्री जो हो गई, पॉलीमर इंडस्ट्री जो हो गई, वहाँ पर बेसिकली यूज़ होता है। तो अगर आप इनकी जो ग्रोथ देखोगे, अगर मैं मार्केट ग्रोथ की बात करूँ, सो बेसिकली ऑलमोस्ट 5 to 7% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो CAGR ग्रोथ, मतलब 5 to 7% CAGR ग्रोथ से ये ग्रो होते आ रही है, ये सेगमेंट ग्रो होते आ रहा है। आगे भी दिस इज एक्सपेक्टेड कि 5 to 7% के आसपास ये ग्रो हो, अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो। सो 55% मार्केट शेयर के साथ ये लोग, दे आर वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ डिकेटिंग डेरिवेटिव्स, अगर मैं इस पूरे सेगमेंट की बात करूँ तो। अब इनका थर्ड सेगमेंट जहाँ पे बेसिकली ये लोग आ रहे हैं, दैट इज़ फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। सो फ्लोरोकेमिकल्स अगर आपने सुना होगा, तो फ्लोरोकेमिकल्स की अगर मैं बात करूं, अगर इंडिया की मैं मार्केट साइज़ की बात करूं या मार्केट ग्रोथ की बात करूं, ग्रोथ रेट की बात करूं, तो ऑलमोस्ट 16% के आसपास CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। ओके, नाउ अगर आप एग्रोकेमिकल्स देख लो, आप फार्मास्यूटिकल्स देख लो, यहाँ पर फ्लोरोकेमिकल का यूज़ बहुत बढ़ रहा है और आगे काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि आप फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे चीज़ों में आप देखोगे कि फ्लोरोकेमिकल्स आगे बहुत बढ़ने वाला है। सो यहाँ पर इनको अगेन फ़ायदा तो होगा। और सबसे ज़्यादा अगर आप फ्लोरोकेमिकल्स देखोगे, सो बेसिकली वो एग्रोकेमिकल्स में बहुत यूज़ होने वाला है। तो जो आपके जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पर फ्लोरोकेमिकल्स काफ़ी यूज़ होंगे। सो पेस्ट कंट्रोल में बेसिकली जो ब्रोमोमिथेन यूज़ होता है, दैट इज़ हाईली टॉक्सिक, तो उसको रिप्लेस करेंगे ये फ्लोरोकेमिकल्स। सो बेसिकली एज अ फ्यूमिंगेंट्स यूज़ होंगे वो, अगर मैं एग्रोकेमिकल्स की बात करूँ तो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है फ्लोरोकेमिकल्स की। अब इनका जो फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है, सो यहाँ पर ये लोग बेसिकली जो इनका एक मिटनी, जो इटली का प्लांट है, उसको, इटली में एक कंपनी थी मिटनी, सो उनको बेसिकली इन्होंने एक्वायर किया है, क्योंकि ये जो फ्लोरोकेमिकल्स हैं, फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है, इसमें एंटर होना मतलब आपको बहुत टेक्नोलॉजी एडवांटेज चाहिए इसमें, क्योंकि दिस इज़ नॉट एन ईजी सेगमेंट। काफ़ी एक्सपीरियंस लगता है। आप कोई भी फ्लोरो केमिकल्स में नहीं एंटर हो सकता, क्योंकि उसके अलग ही कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, राइट। सो ऐसे केस में अगर लक्ष्मी स्क्रैच से, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड इनटू फ्लोरोकेमिकल्स, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसी वजह से इन्होंने जो मिटनी जो कंपनी थी इटली की, बेसिकली उसको एक्वायर किया और उसकी टेक्नोलॉजी लेके वो लोग पूरा जो वहाँ का प्लांट पूरा ये लोग यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी इनको उस मिटनी की मिल जाएगी ना। जैसे मैंने कहा कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है, सो वी हैव टू सी
कि ये लोग कैसे वो टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि अब उनको पता तो है कि कैसे बनाना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनको मिल गई, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी का ये लोग कैसे अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, सब कैसे अच्छे करते हैं, दैट वी हैव टू सी। सो यहाँ पर वाई मार्केट इज बेटिंग या वाई मार्केट इज वेरी हैविंग अ हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस कंपनी इज ड्यू टू फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, क्योंकि यहाँ पर 25% EBITDA मार्जिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप नवीन फ्लोरिन को देख लो, उनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं, राइट। सो SRF देख लो, उनके भी मार्जिन्स अच्छे हैं। सो ऐसे केस में जो लक्ष्मी है, अभी इनके अगर आप मार्जिन देखोगे तो इतने अच्छे नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर केमिकल कंपनीज, क्योंकि ये जो AI का इनका सेगमेंट है वहाँ वो इतना हाई मार्जिन नहीं है। SI इज़ गुड मार्जिन, लेकिन जो फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट आएंगे उधर काफ़ी मार्जिन ज़्यादा अच्छा होता है। सो ऐसे केस में अगर ये लोग फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट में अच्छे से सक्सेसफुल हो गए तो इनके मार्जिन्स आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। Q4 FY22 में बेसिकली जो FY22 जो लास्ट क्वार्टर रहेगा, तब आप देखोगे कि इनका जो फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है वो बेसिकली कमर्शलाइज होगा। सो ऑलमोस्ट 270 करोड़ के आसपास ये लोग वहाँ पे केपेक्स कर रहे हैं। तो अगर आप इनका एसेट टर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 1 to 1.2% के आसपास, 1 to 1.2 के आसपास है। तो अगर मैं 1.2 के आसपास का एक्सपेक्ट करूँ एसेट टर्न, सो ऐसे केस में 300 to 320 करोड़ के आसपास इनको फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट से रेवेन्यू आ सकता है। लेकिन Q4 FY22 के बाद ये कमर्शलाइज होगा, तो आप 1-2 साल तो आपको लगेंगे इधर रेवेन्यूज़ देखने के लिए। जो इनका स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है बेसिकली, वहाँ पे भी ये लोग ऑलमोस्ट 250 करोड़ के आसपास ये लोग वहाँ पे भी कैपेक्स कर रहे हैं। सो वहाँ से भी अच्छा खासा आपको रेवेन्यू दिख सकता है। ओके, नाउ वहाँ पे भी आप एसेट टर्न 1.2 के आसपास ही एक्सपेक्ट कीजिए। सो ऐसे केस में अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 500 करोड़ के आसपास अगर मैं इनका कैपेक्स पकड़ूँ, सो 500 to 520 करोड़ के आसपास अगर मैं इनका कैपेक्स पकड़ूँ विथ एसेट टर्न 1.2 के आसपास अगर मैं इनके एसेट टर्न ले लूँ, 600 to 620 करोड़ के आसपास आप इनका रेवेन्यू आगे बढ़ते हुए देख सकते हो। सो यहाँ पर आप केपेक्स देख रहे हो तो केपेक्स काफ़ी अच्छे से हो रहा है, नो डाउट ऑन दैट, ठीक है। इसके नंबर्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मार्जिन एडिशन आपको देखने को मिलेगा दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ जो आपके फ्लोरोकेमिकल्स होंगे, जो फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स होंगे, क्योंकि वो एक हाई मार्जिन बिजनेस है। सो वहाँ पे ये लोग अच्छे से सक्सेसफुल हो गए तो आपको मार्जिन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो पावर शॉर्टेज हुई है जो चाइना में, उसके वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट्स शट डाउन हो चुके हैं। सो ऐसे केस में यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ टाइम पहले लक्ष्मी के भी स्टॉक प्राइजेस बहुत बढ़े, वैल्यूएशंस स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि इनका SI में जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है वहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट की बात की थी जो है बेसिकली एसिटिक एनहाइड्राइड। सो यहाँ पर बेसिकली जो चाइना में जो शटडाउन्स हो रहे हैं, क्योंकि चाइना इज़ द, अगर आप देखोगे तो एसिटिक एसिड में ज़्यादा चाइना का प्रोडक्शन होता है। सो ऐसे केस में वहाँ पर शटडाउन होने की वजह से जो एसिटिक एनहाइड्राइड है या बाकी सारे केमिकल्स है उनका भी शटडाउन हो रहा है। सो ऐसे केस में जो इंडियन केमिकल्स कंपनी है उनको एक्चुअली बेसिकली उनको फ़ायदा होगा। तो ऐसे केस में आप देखोगे कि लक्ष्मी का भी स्टॉक प्राइस जो कुछ दिन पहले बढ़ा था, दिस वाज वन ऑफ द रीजंस। अब फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में आप बोलोगे कि नवीन फ्लोरिन भी और बाकी सारी कंपनियां भी, तो लक्ष्मी कैसे compete करेगी? सो मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये लोग जितने भी फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स लेके आने वाले हैं, सो इंडिया में अभी तक इनका प्रोडक्शन नहीं होता है। मतलब नवीन फ्लोरिन और जो बाकी दूसरी कंपनीज हैं वो फ्लोरिन स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स नहीं बनाती हैं। सो दे आर नॉट गोना कम्पीट विथ नवीन फ्लोरिन। अब ऐसा मैनेजमेंट का बोलना है। अब रिस्क की बात करते हैं। सबसे पहला रिस्क ये है, अगर आप इनके FY20 के नंबर्स देखोगे तो FY20 में इनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, रेवेन्यू भी आज सच नहीं था, मार्जिन्स तो बहुत ही कम हो गए थे। क्यों? और अभी FY21 में आप देखो मार्जिन्स थोड़े बढ़ गए हैं। नाउ इनका जो AI सेगमेंट है यहाँ से इनको थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आता है। सो इनका जो AI सेगमेंट है बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ था कि जो एसिटिक एसिड है बेसिकली जो ETAC
है इनका, वहाँ पर रियलाइजेशंस कम इनको मिल गए थे, राइट। सो रियलाइजेशन वहाँ पर ज़्यादा नहीं था, इसके वजह से रेवेन्यू में यहाँ पर अफेक्ट हुआ और मार्जिन्स पे भी अफेक्ट हुआ। और सेकेंड चीज़ क्या हो गई थी कि H1 FY 2020 में बेसिकली वहाँ पर फ्लड्स आ गए थे, तो उनके उसके वजह से इनका ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज से प्लांट शट डाउन था, तो उसके वजह से उनको नुकसान हुआ। सेम चीज़ अभी भी होने वाली है। सो Q1 FY 22 के नंबर्स तो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं। उसके रीजंस क्या हैं कि एक तो उनका रियलाइजेशंस काफ़ी बढ़ गए, ठीक है। रियलाइजेशंस बढ़ने की वजह से इनका रेवेन्यू भी ज़्यादा दिख रहा है आपको और मार्जिन्स भी ज़्यादा दिख रहे हैं, राइट। सो और ये लोग पास ऑन भी कर पाए थे। सो एक ये चीज़ हो गई, रियलाइजेशंस अच्छे मिल गए। सेकेंड चीज़ क्या हो गई कि अभी जो Q2 FY 22 के जो नंबर्स आएंगे वो इम्पैक्टेड रहेंगे, क्योंकि फ्लड्स आ गए थे जिसके वजह से इनका ऑलमोस्ट 1 मंथ इनका बिजनेस बंद था, लेकिन SI का जो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट है उसका। सो बेसिकली उसके वजह से स्पेशलिटी इंटरमीडिएट प्लांट बंद होने की वजह से वहाँ पर इनको नुकसान होगा। नुकसान मतलब इनके नंबर्स में आपको इनके नंबर्स बेसिकली इम्पैक्टेड दिखेंगे। और जो रियलाइजेशन जो Q1 FY 22 में आप देख रहे थे कि रियलाइजेशंस काफ़ी अच्छे थे, वो अभी रियलाइजेशंस थोड़े कम हो जाएंगे। एकदम ही नहीं कि FY 20 के मार्जिन जैसी हालत हो जाएगी, लेकिन जो अभी इतने ज़्यादा रियलाइजेशंस थे उससे थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन इनका मेन कंसर्न क्या है, जो फ्लड्स जो आए थे उसके वजह से ऑलमोस्ट 30 डेज इनका प्लान बंद था, उसके वजह से इनके नंबर्स पे इम्पैक्ट आपको दिखेगा। सो बोलने का मतलब ये है, अगर रिस्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर AI के वजह से मार्जिन्स आपको फ्लक्चुएट दिखेंगे जब तक AI मेजॉरिटी इनका बिजनेस रहेगा, राइट। सो जैसे कि ये लोग SI जो है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट, और आगे जब फ्लोरो स्पेशलिटी इंटरमीडिएट आएगा सो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। लेकिन AI का अगर मैं अभी बात करूं तो यहाँ पर मार्जिन्स में आपको थोड़े फ्लक्चुएशन दिख सकते हैं। ये एक चीज़ होगी। फ्लड की जो मैंने बात की ये एक चीज़ होगी। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान देनी है कि FY 2020 में जैसे भले ही इनका स्पेशलिटी इंटरमीडिएट हाई मार्जिन बिजनेस है, लेकिन फिर भी जो AI की वजह से या जो ETAC की वजह से वहाँ पर जो रियलाइजेशंस कम आए थे, जो इथाइल एसीटेट है वहाँ पर जो रियलाइजेशंस कम होने की वजह से इनका मार्जिन्स काफ़ी अफेक्ट हुआ। मार्जिन्स आप देखो बहुत कम हो गया। SI हाई मार्जिन होते हुए भी यहाँ पर AI की वजह से इनके मार्जिन्स को, ओवरऑल मार्जिन्स को काफ़ी अफेक्ट हुआ। सो जो रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी है, रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी है, ये आपको इस बिजनेस में देखने को मिलेगी ही, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, इन सब की वजह से। अब अगर हम इनकी कुछ अच्छी चीज़ों की बात करें, सो बेसिकली एक तो जो इनका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा है अगर आप देखोगे। फिर जो एसिटिक एसिड है बेसिकली ये कॉमन रॉ मटेरियल है उनके दोनों बिजनेस के लिए। इसके वजह से इनका जो सोर्सिंग टर्म है रॉ मटेरियल का वो ऑलमोस्ट सेम है। सो यहाँ पर थोड़ी रॉ मटेरियल सिनर्जी आप देख सकते हो। फिर उसके बाद अगर इनके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आप देखोगे तो जो AI के लिए जो स्टीम लगता है या SI के लिए जो पावर लगता है, बेसिकली इनके खुद के कैप्टिव को जनरेशन प्लांट्स हैं, तो ये भी एक चीज़ अच्छी हो गई। फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, देन बैकवर्ड इंटीग्रेशन, इसके वजह से भी इनको काफ़ी फ़ायदा होता है। अगर हम थोड़े नंबर्स की बात करें तो अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे तो ऑलमोस्ट FY 18 में जो 12,904 मिलियंस था, आज वो ऑलमोस्ट 16,000 मिलियंस के आसपास पहुंच गया है। सो FY 21 में Q1 FY 22 के आप नंबर्स देखो बहुत अच्छे हैं, मैंने इसके आपको रीजंस बताएं। फिर EBITDA आप देखोगे तो EBITDA के नंबर्स भी आपको अगेन दिख रहे हैं। सो अगेन 1469 मिलियन से 2021 में ऑलमोस्ट 2000 मिलियंस के आसपास है। पैट नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं। रिटर्न रेशियोज अगर आप देखोगे अगेन ROE ROC दोनों भी अच्छे नंबर्स हैं। Q1 FY 22 के ये थोड़े ज़्यादा आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मलाइज हो जाएंगे। फिर अगर आप एसेट टर्नओवर देखोगे अगेन एसेट टर्न्स भी इनके ठीक ठाक हैं। वर्किंग कैपिटल डेज अगर आप देखोगे तो कि कम होते जा रहे हैं, अगेन वेरी गुड नंबर। वैल्यूएशंस के पहले अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वाई लक्ष्मी हैज़ गॉट सो मच ऑफ वैल्यूएशन या हाई वैल्यूएशन, क्योंकि
एवरीवन नोस कि भाई लक्ष्मी फ्लोरीन स्पेशलिटी इंटरमीडिएट में एंटर हो रही है और वहाँ पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। 1 in every 3 APIs विल बी बेस्ड ऑन फ्लोरीन केमिस्ट्री। एग्रोकेमिकल्स में हमने बात की थी कि फ्लोरीन केमिस्ट्री का बहुत यूज़ होगा, तो मार्केट इज बेटिंग ऑन दैट। अब वैल्यूएशन पे आते हैं। अब अगर आपको ये बिज़नेस अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं, जो भी मैंने नंबर्स की बात की और जो भी सब मैंने किया कि नहीं आगे जाके ये बहुत अच्छा हो सकता है और आपको इसमें एंटर करना है, तो आप अभी एंटर हो सकते हैं एंड देन डिप्स पे आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि क्योंकि इनका जो Q2 रिजल्ट्स आएंगे, Q2 रिजल्ट्स इनके म्यूटेड आने वाले हैं, थोड़े इम्पैक्टेड रहेंगे, तो आप तब देखिए कि आपको तब अगर मौका मिलता है, अगर ख़रीदना है तो Q2 के नंबर्स अगर आप एक बार देख लो और अगर तब आपको मौका मिलता है कि आपको ख़रीदने का, तब अगर कुछ प्राइसेस इधर उधर होते हैं, तब अगर आपको मौका मिलता है तो आप तब भी खरीद सकते हैं। सो Q2 रिजल्ट्स कैसे आएंगे वो आप ज़रूर देखिएगा। सो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर आपने मैंने एक मोल्टेक के ऊपर एक एनालिसिस किया था, मैंने एक नियोजन के ऊपर एक एनालिसिस किया था, तो आप वो ज़रूर एनालिसिस देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वो एनालिसिस कैसा लगा। और इस वीडियो में भी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।